हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इससे पहले हम आपको एक सूचना दे दें कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डेली 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज अटेंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? मार्क्स, पीटर ब्लाउ, अल्फ्रेड शुट्स, लेवी स्ट्रास। तो सामाजिक विनिमय सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वह है पीटर एम ब्लाउ। आधुनिक विनिमय सिद्धांत के विकास का श्रेय समानतः थिबाउ और कैली और होमन्स को दिया जाता है, लेकिन इनके विनिमय से में कुछ व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक स्किनर के विचारों की छाप देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है होमन्स का जो विनिमय का सिद्धांत का जन्म समाजशास्त्र के भीम कहे जाने वाले पार्सन्स के सामाजिक क्रिया सिद्धांत के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। वहीं होमन्स के अतिरिक्त विनिमय के सिद्धांत के प्रतिपादक जो है पीटर एम ब्लाउ जी हैं, जिन्होंने होमन्स के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से प्रभावित होकर अपने विनिमय का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने इसके संरचनात्मक पक्ष का उजागर किया है, अर्थात कर्ताओं के बीच लाभों का पारस्परिक विनिमय अपूर्ण तथा अनुपस्थित हो सकता है, जैसे कि हम सत्ता संबंधों में देखने को मिलता है। ऐसा पीटर एम ब्लाउ कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन विनिमय सिद्धांत से संबद्ध है? जॉर्ज सिमेल, जॉर्ज एच मीड, जॉर्ज होमन्स या जॉर्ज लुंडबर्ग। तो सामाजिक विनिमय सिद्धांत से जॉर्ज होमन्स का संबंध है। अगला है, किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय में अंतर स्पष्ट किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इस सेक्शन से। किसने आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय में अंतर किया है? जे फ्रेजर, पीटर एम ब्लाउ, जी होमन्स या बी मैलिनोवस्की। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा, बी मैलिनोवस्की के द्वारा आर्थिक विनिमय तथा सामाजिक विनिमय का अंतर उस समय किया गया जब वह टोबियान द्वीपवासियों के कुल विनिमय या कुला विनिमय का अध्ययन कर रहे थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु है? व्यक्ति, समूह, संस्था या राज्य। तो विनिमय सिद्धांत के केंद्र बिंदु में कौन रखा जाता है? व्यक्ति। विनिमय जो है एक लाभ केंद्रित दृष्टिकोण पे होता है, जिससे सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से पूरा किया जाता है। इसमें दो पक्ष होते हैं जो आपस में सहभागी होते हैं, जिसमें पुरस्कारों का आदान प्रदान अर्थात लाभों का आदान प्रदान करते हैं, अर्थात एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। मार्शल मास जो प्रथम व्यक्ति जिन्होंने 1925 में एक लेख द गिफ्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित किया, अर्थात विनिमय की ओर। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाजों में उपहार लेन देन की समारोह का विस्तृत वर्णन विश्लेषण पारस्परिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन करते हैं? मार्शल मास। इसके बाद प्रोवियांट द्वीपवासियों में कुला प्रथा तथा अमेरिकी इंडस की पोर्टलैच प्रथा का सर्वप्रसिद्ध उदाहरण मिलता है विनिमय के रूप में। अगला है, सामाजिक विनिमय के नियम है। विवेकपूर्ण सिद्धांत, न्याय सिद्धांत, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो सामाजिक विनिमय है वह विवेकपूर्ण और न्याय सिद्धांत होता है। कैसे होता है? विवेकपूर्ण इसलिए होता है कि व्यक्ति जागरूक रहता है कि हमें इस व्यक्ति से लाभ होगा या हानि, इसलिए वह विवेकपूर्ण। और न्याय संगत यह इसलिए भी होता है कि अगला व्यक्ति जो वो जितना लाभ लेता है उतना लाभ भी देना चाहता है। तो यहाँ पे दोनों सिद्धांत लागू होते हैं। अगला है, वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है जिसके रूप में सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु या उपर्युक्त सभी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली जो है इन सभी को शामिल किया जाता है, या तो सेवा के बदले सेवा, सेवा के बदले वस्तु और वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता है। इन तीनों को शामिल किया जाता है। और इसमें मुद्रा का प्रयोग कहीं नहीं होता है। अगला है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित कुछ प्रश्न है। तो मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की महत्वपूर्ण जड़ें कौन सी हैं?
उपयोगिता का दर्शन या व्यवहारवाद का मनोविज्ञान। या कूट में दिया है केवल एक, केवल दो, ए और दो दोनों, न तो एक और न तो दो। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा सी होगा, दोनों। जो मीड है, इन्होंने मिशिगन विश्वविद्यालय में दर्शन और सामाजिक मनोविज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया, और वहीं पे इन्होंने अपनी पुस्तक द माइंड एंड सेल्फ सोसाइटी में फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट एंड ए सोशल बिहेवियरिस्ट के दृष्टिकोण में 1934 में छात्रों द्वारा मरणोपरांत इसका जो प्रकाशित हुआ था, इसमें जो है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की चर्चा की है। और इन्हें प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के स्कूल की नींव रखा जाना, अर्थात यह कहा जाता है कि जो मीड है, इन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के संस्थापक या प्रतिपादक के रूप में भी जाना जाता है। अगला, स्वयं की अवधारणा की प्राप्ति तथा सामाजिक अस्मिता का सामाजिकरण का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे, जी.एच. मीड, एस. फ्रायड या ई. दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी.एच. मीड। स्वयं की अवधारणा प्राप्ति एवं सामाजिक अस्मिता, द एक्वेशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सोशल आइडेंटिटी। तो यह जो सामाजिकरण का सिद्धांत मीड ने प्रतिपादित किया, इसमें इन्होंने स्व की उत्पत्ति, सामाजिक अंतःक्रियाओं की व्याख्या को प्रस्तुत किया है। और इन्होंने कहा है कि समाज जो सोचता है हमारे बारे में, हम अपने आप को उसी अनुसार से जानते हैं या देखते हैं। इन्होंने मैं को जैविक पक्ष की अभिव्यक्ति करता है। वहीं इन्होंने कहा मैं मी आई एंड मी का सिद्धांत दिया था, इसी से संबंधित इन्होंने कहा जो मैं है वह जैविक पक्ष को अभिव्यक्त करता है, अर्थात सब कुछ मेरा है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके यह नहीं पता होता है क्या कि वह सभी वस्तुओं को सिर्फ अपना समझता है, अर्थात उसके अंतर्गत आई की अधिकता देखी जाती है। लेकिन जैसे जैसे वह बढ़ता है, उसका सामाजिकरण होता है समाज में, तो वह अपने आप को मुझे के हिसाब से, अर्थात सामाजिक स्वचेतन होने पर मुझे का प्रतिनिधित्व करने लगता है। यह किसका कथन है? स्व की एक आवश्यक विशेषता है कि यह आत्मवाचक स्वभाव होता है। मैकाइवर एवं पेज, जी.एच. मीड, किंग्सले डेविस या सी.एच. कुली। तो राइट आंसर जो हो जाए मीड होगा। मीड ने स्व की जो अवधारणा दी है, उसमें प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को केंद्रीय आधार बनाया है। उनके अनुसार मनुष्य के भीतर जो स्व होता है, वह कई बार स्व का अर्थ आत्मा से हम ले लेते हैं, लेकिन मनुष्य का मस्तिष्क भले ही कलुषित हो जाए या किसी भी प्रकार से दबाव हो, लेकिन वह भारतीय परंपरा में हमारा विश्वास है कि मनुष्य का जो आत्मा है, वह तकनीकी पदावली में स्व से सबसे ऊपर है। अगला है, आत्म को शुद्ध रूप से सामाजिक प्रकृति कौन मानता है? जी मर्फी, सी.एच. कुले, जी.एच. मीड या एम.एच. जॉनसन। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा जी.एच. मीड। तो देख रहे हैं, जी.एच. मीड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में। दूसरे नंबर पे हर्बर्ट ब्लूमर आते हैं। तो आत्म की शुद्धि के रूप में सामाजिक प्रकृति का जो मान है, वो जी.एच. मीड मानते हैं। वह कहते हैं कि शिशुओं के जो प्रारंभिक जीवन में कोई भी आता है, तो वह उन लोगों के व्यवहार की नकल करने लगता है, जैसे रोल प्लेइंग की तरह वह प्रतिक्रिया करता है। अच्छा, बड़े को देखकर उनकी नकल करता है। हर्बर्ट ब्लूमर का योगदान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, लोक पद्धति शास्त्र, प्रकार्यवाद, संरचनावाद। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में हर्बर्ट ब्लूमर का प्रमुख योगदान है। इनके अलावा मीड, कुले, थॉमस, ये सब प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के समर्थक रहे हैं। हर्बर्ट ब्लूमर का जो प्रमुख सिद्धांत है, उन्होंने कहा व्यक्ति जब किसी के साथ अंतःक्रिया करता है, तो हमेशा वह अपने और दूसरे के व्यवहार को जांचता और परखता रहता है, और उस परिस्थिति में वह अपने समझ बूझ के अनुसार व्यवहार करता है। अर्थात व्यक्ति जैसा व्यवहार चाहता है, सामने वाला व्यक्ति उसी प्रकार का व्यवहार करता है, ऐसा जो है हर्बर्ट ब्लूमर का मानना है। इन्होंने कहा सामाजिक अंतःक्रिया के समय विभिन्न प्रकार के आचरण, व्यवहार, प्रतीक और संकेतों का आदान प्रदान प्रयोग व्यक्तियों के द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। तो प्रतिपादक के रूप में जो माने जाते हैं कि किसने प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का प्रतिपादन किया है,
तो वह कौन है? मीड। लेकिन अगर कहीं पूछ ले कि शब्द की रचना किसने की है, तो वह हर्बर्ट ब्लूमर होते हैं। इन्होंने 1937 में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द की रचना की थी। अगला है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की अवधारणा की रचना किसने की है? एल.एच. कोजर, जॉन डेवी, जी.एच. मीड या हर्बर्ट ब्लूमर। तो जब शब्द की या अवधारणा की रचना की बात हो तो जी.एच. मीड। अगर वहीं हर सिंबॉलिक प्रतिपादक या पिता के रूप में माना जाए तो उन्हें जी.एच. मीड। तो इस पे काफ़ी विवाद है। कुछ लोग मीड को मानते हैं, कहीं पे आंसर मीड मान लेता है, और कहीं पे हर्बर्ट ब्लूमर, अगर दोनों में ऑप्शन रहता है तो। और कुछ लोग इसे रॉबर्ट पार्क के नाम पे जोड़ते हैं, जैसे शिकागो संप्रदाय के लोग रॉबर्ट पार्क के नाम इन्होंने जोड़ा है। लेकिन रॉबर्ट पार्क का इसमें कोई विशेष महत्व नहीं है। ज़्यादा मतभेद होता है हमारा ब्लूमर और जी.एच. मीड पे। तो यहाँ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की अवधारणा की रचना किसने की है? हर्बर्ट ब्लूमर। अवधारणा या शब्द की रचना यहाँ हो जाएगा तो हर्बर्ट ब्लूमर। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांत में समाविष्ट है सोचने की क्षमता, सामाजिक संस्थाएं तथा सामाजिक अंतःक्रियाएं, मानस तथा सामाजिक चेतना, अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाती हैं। तो जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांत हैं वह एक सोचने की क्षमता, अर्थात व्यक्ति किसी चीज के साथ कोई भी अंतःक्रिया करता है तो सोच विचार के साथ अर्थात अपनी बौद्धिक सूझबूझ के अनुसार व्यवहार करता है। अर्थ प्रतीक अर्थात जो भी क्रिया व्यक्ति करता है, अंतःक्रिया करता है, उसके लिए वह कुछ अर्थों और प्रतीकों का अपने व्यवहार में आचरण में प्रतीक अर्थ संकेतों का प्रयोग करता है। तो राइट आंसर हमारा 1 और 4 हो जाएगा डी। अगला है सामाजिक अंतःक्रिया व पारस्परिक प्रभाव है जो मनुष्य अंतः उत्तेजना तथा प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे पर डालते हैं। यह कथन किस विचारक का है? कुले, गिस्ट, किम्बाल यंग, मीड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा गिस्ट। गिस्ट का कथन है कि सामाजिक अंतःक्रिया वह पारस्परिक प्रभाव है जो मनुष्य के अंतःचेत उत्तेजना तथा प्रक्रिया को एक दूसरे पर डालने वाले प्रभावों से मानते हैं। अगला है सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा या सिद्धांत को तार्किक रूप से विकसित करने और इसे सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का श्रेय दिया जाता है। टालगट, पार्सन, आर.एम. मैकआइवर, पैरेटो या स्पेंसर। तो सामाजिक व्यवस्था शब्द या अवधारणा जहाँ है तो वहाँ सबसे प्रथम किसको मारेंगे हम? टालगट, पार्सन से। तो इन्होंने समस्त समाज को सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखने का प्रयास किया और अपने सिद्धांत के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जो व्यक्तियों का आचरण है वह समाज से किसी न किसी प्रकार से प्रभावित होता है। और यह भी इन्होंने 4 प्रकार की व्यवस्थाओं के चर्चा की है और पुनः यह 4 प्रकार की व्यवस्थाओं से व्यक्तियों का आचरण का निर्धारण होता है। अगला है सामाजिक प्रणाली में अक्षुण्ण रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवश्यक है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है अनुकूलन, सामाजिक क्रिया, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति, प्रच्छन्नता, सामाजिकरण। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा जो हमारा होगा अनुकूलन। यहाँ पे मॉडल एजिल मॉडल का बात हो रहा है, एजिल मॉडल। तो अनुकूलन, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति और प्रच्छन्नता की चर्चा जो है पार्सन्स करते हैं। तो इसे हम एजिल मॉडल के रूप में देखते हैं। जैसे अनुकूलन को एडाप्टेशन, इंट्रीगेशन, गोल अटेम्पटेशन, अटेम्पटेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा एडाप्टेशन, गोल अटेंडेंस, इंट्रीगेशन और लेटेंसी। तो यह हमारा एजिल मॉडल से रिलेटेड है। जो इन्होंने 4 प्रकार की व्यवस्थाओं की चर्चा की है वह यही है। इन्होंने कहा कि अपने
जो 4 प्रकार की व्यवस्थाएं, सामने 4 प्रकार की समस्याएं हैं जिनका निदान व्यवस्था के हित में बहुत जरूरी होता है। यदि कोई व्यवस्था 4 समस्याओं से निपट नहीं पाता है तो उसे व्यवस्था में गड़बड़ी या व्यवस्था के समाप्त करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने 4 प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की चर्चा की है जो एजिल मॉडल के रूप में इन्होंने दिया है। इन्होंने प्रच्छन्नता को 2 रूप में विभाजित किया है, पहला प्रतिरूप अनुचरण और दूसरा तनाव प्रबंधन, पैटर्न और टेंशन मैनेजमेंट के रूप में चर्चा करते हैं। अगला है पार्सन्स के अनुसार कितनी प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य हैं। तो पार्सन्स के अनुसार जो है, अभी हमने चारों की बात की है एजिल मॉडल की, तो राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा, एजिल मॉडल। तो यह इनका बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है एजिल मॉडल, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला है पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना को बने रहने के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन से प्रकार्य करने की आवश्यकता है। तो पार्सन जो है अनुकूलन की बात करते हैं, एकीकरण की बात करते हैं, लक्ष्य प्राप्ति की बात करते हैं और प्रतिरूप अनुरक्षण की बात करते हैं। तो ये जो प्रतिरूप अनुरक्षण है, या कहीं कहीं पे प्रच्छन्नता शब्द का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1, 3, 5, 6। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा 1, 3, 5, 6। अगला है अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्त, एकीकरण तथा तनाव नियंत्रण यथास्थिति सामाजिक व्यवस्था की 4 प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं। इसे किसने स्वीकार किया है? मैक्स वेबर, टी पार्सन्स, आर के मर्टन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा टालगट पार्सन्स। अगला है पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को एक व्यवस्था माना है जिसके 3 पक्ष होते हैं। इनमें से 2 है व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था। निम्नलिखित में से उनके द्वारा बताई गई तीसरी व्यवस्था कौन सी है? आर्थिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था या मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। तो उन्होंने जो 3 प्रकार की पक्ष की चर्चा की है, तो पहला होगा उन्हें व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था की चर्चा की है। अगला है निम्नलिखित में से कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इन्होंने एक जैविक व्यवस्था भी दी है, तो यहाँ पे चारों मेंशन हैं। बाद में इन्होंने जैविक व्यवस्था की बात की थी। तो आइए देखते हैं सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था किससे रहेगा? तो सामाजिक व्यवस्था जो है एकीकरण से जुड़ा होता है। किससे? एकीकरण से। सांस्कृतिक व्यवस्था है जो वह तनाव का प्रबंधन करती है, तनाव नियंत्रण करती है। व्यक्तित्व व्यवस्था जो होता है वह लक्ष्य प्राप्ति करने में सहायता करता है। और जैविक व्यवस्था है जो अनुकूलन की विशेषता की चर्चा करता है। तो सामाजिक व्यवस्था हमारा एकीकरण से संबंधित है, सांस्कृतिक व्यवस्था जो है तनाव नियंत्रण से संबंधित है, व्यक्तित्व व्यवस्था जो है लक्ष्य प्राप्ति से संबंधित है और जैविक व्यवस्था जो है अनुकूलन से संबंधित है। तो राइट आंसर जी ऑन होगा हमारा ए हो जाएगा। अगला है प्रघटना शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? टालगट पार्सन्स, एडमंड हुर्सल, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। तो राइट आंसर हो जाएगा एडमंड हुर्सल। तो जो है फिनोमिनोलॉजी कहते हैं इसे। तो फिनोमिनोलॉजी शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था? हीगल ने। अगर पूछ ले कि प्रघटना शब्द शास्त्र शब्द का प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम, तो हीगल ने अपनी पुस्तक फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड में 1807 में किया था। किंतु आधुनिक काल अर्थात इस परंपरा का जो प्रयोग समाजशास्त्र में विस्तृत रूप में किया उसे एडमंड हुर्सल ने किया है। इन्होंने कहा है कि फिनोमिनोलॉजी 2 शब्द से मिलकर बना है, फेनेमाइस और लोगस, जिसका अर्थ है तर्क के आधार पर प्रकट होना। अर्थात प्रघटना शास्त्र को विधि समाजशास्त्र का प्रयोग करने का श्रेय एडमंड गुस्ताव अल्बर्ट हुर्सल को दिया जाता है, जो अल्फ्रेड शुट्ज के शिष्य ने।
तो इनके जो शिष्य थे अल्फ्रेड शूट्स जो है इसको प्रसारित करने क्रम में मुख्य भूमिका निभाई है। तो पहले शब्द की रचना हीगल करते हैं, अर्थात हीगल ने सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद इसका प्रयोग जो है एडमंड हुर्सल, इसका प्रवर्तन समाजशास्त्र में प्रवर्तन के रूप में इन्हें देखा जाता है। लेकिन जो इसे विकास, इसका मुख्य रूप से जो विकास किया वह अल्फ्रेड शूट्स ने अपनी पुस्तक द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, तो यह पुस्तक भी इम्पोर्टेंट है, 1932 में आई थी। इसमें इन्होंने प्रघटना शास्त्र के विस्तृत रूप में व्याख्या की है। अगला है निम्नलिखित में से किसने प्रघटना शास्त्री समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। तो जनक के रूप में किसे जाता है जुर्गेन हैबरमास, अल्फ्रेड शूट्स, एच वैगनर और कार्ल माइनहीम। तो यहाँ जो प्रवर्तक के रूप में या प्रणेता के रूप में किसे माना जाता है वह एडमंड हुर्सल को माना जाता है। लेकिन जब जनक की बात आती है तो यहाँ एडमंड हुर्सल नहीं दिया है, यहाँ कौन दिया है अल्फ्रेड शूट्स। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगर यहीं पे और हुर्सल भी दे दिया होता तो हम हुर्सल को मारते, किसको, हर्सल या हुर्सल जो कहे। अगला है द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है, डब्ल्यू एफ हीगल, अल्फ्रेड शूट्स, एम रॉजर्स या एफ फर्ग्यूसन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह अल्फ्रेड शूट्स हो जाएगा। अगला है प्रघटना शास्त्री हरास का उद्देश्य विचार की प्राथमिकता को प्रकट करना है, यह किसका विचार है, डब्ल्यू एफ हीगल, एडमंड हुर्सल, अल्फ्रेड शूट्स, एस एम हाइडेगर। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा कि प्रघटना शास्त्री हरास का उद्देश्य विचार की प्राथमिकता को प्रकट करना है, यह कथन जो है एडमंड हुर्सल से संबंधित है। अगला है एडमंड हुर्सल ने प्रघटना शास्त्र या प्रघटना विज्ञान सिद्धांत को अपने विचारों को विवेचन हेतु जिन अवधारणाओं का प्रयोग किया वे हैं तात्पर्य, अंतर्वस्तु, ज्ञान का कोष्ठीकरण, परिप्रेक्ष्य की पारस्परिकता और चौथा है चेतना की अभिप्रायिकता। तो इन्होंने जो बात की है वह पहले तो ज्ञान का कोष्ठीकरण और दूसरे नंबर पर चेतना की अभिप्रायिकता की चर्चा की है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ब्रैकेटिंग ऑफ नॉलेज एंड चेतना की अभिव्यक्ति का या इंटरनेशनलिटी ऑफ नॉलेज। अगला है प्रघटना विज्ञान की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निहित है, जीव जगत, अंतर आत्म परकता, प्राकृतिक मनोवृत्तियां। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा प्रघटना शास्त्र में इन सभी शब्दों का प्रयोग होता है। लाइफ वर्ल्ड की बात भी अल्फ्रेड शूट्स करते हैं, इंटर सब्जेक्टिव की बात करते हैं जो है, और प्राकृतिक मनोवृत्तियों की चर्चा अल्फ्रेड शूट्स ने अपने 3 प्रमुख तत्वों के रूप में किया है। इन्होंने कहा प्रघटना शास्त्र के तीनों प्रमुख तत्व के रूप में कार्य करते हैं। अगला है निम्न में से किस प्रघटना शास्त्री ने जीवन की दुनिया या अंतर्वैयक्तिक निष्ठता और प्राकृतिक मनोवृत्तियों का प्रत्यक्षों का प्रयोग किया, वेबर, मीड, शूट्स, लुकमैन। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा शूट्स। अगला है दृश्य घटना विज्ञान का आमूल विकल्प है। तो आमूल चूल विकल्प माना जाता है, यहाँ थोड़ा सा पीडीएफ कट गया है। तो दृश्य प्रघटना विज्ञान किसका आमूल चूल विकल्प माना जाता है, तो यह प्रत्यक्षवाद का विकल्प माना जाता है। अगला है प्रत्यय शास्त्र, यहाँ पर थोड़ा वर्ड मिस्टेक है, तो यहाँ पे होगा प्रघटना शास्त्र या प्रत्यय शास्त्र। फिनोमिनोलॉजी किसने संबंधित है, आदर्श प्रारूप के प्रत्यय से, वैज्ञानिक परियोजनाओं की खोज से, संस्था में व्यवस्था की समस्या से, दैनिक समाज की जीवन सिद्धांतों
से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। जो फिनोमिनोलॉजी है यह दैनिक जीवन के सामाजिक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। तो प्रघटना शास्त्र का उदय जो है समाजशास्त्र के एक नवीन शाखा के रूप में किया गया था। इसे ज्ञान के समाजशास्त्र को ही एक शाखा के रूप में देखा जाता है। जो प्रघटना शास्त्र है यह एक ज्ञान के समाजशास्त्र की शाखा के रूप में देखा जाता है, जिसमें व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के विचारों का विश्लेषण करता है। प्रघटना शास्त्र प्रत्यक्षवाद का आमूलचूल या अतिवादी विकल्प है। तो कहीं कहीं पूछ लेता है कि अतिवादी विकल्प कौन है, तो प्रघटना शास्त्र प्रत्यक्षवाद का आमूलचूल या अतिवादी विकल्प के रूप में देखा जाता है। अगला है घटना क्रिया विज्ञान। सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने पर बल देता है? वर्णनात्मक दृष्टिकोण, व्याख्यात्मक दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण या अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव दृष्टिकोण को अपनाता है, जो इंद्रियों और द्वारा वस्तुओं को जैसे देखता है वैसे ही निश्चित व्याख्या करने के दृष्टिकोण से देखता है। अर्थात जैसा दिखाई दे रहा है उसे उसी हिसाब से उसकी व्याख्या कर देना ही प्रघटना या घटना शास्त्र की प्रमुख विशेषता या सामाजिक अध्ययन का आधार है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और डेली क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा।